जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप? तो आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि इतिहास में हम उस वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं सिंधु सभ्यता का शुरुआत कब से हुआ। अगर वह वीडियो आप नहीं देखें तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। तो आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या है, सिंधु सभ्यता का साक्ष्य क्या है, सिंधु सभ्यता का विनाश जो कि पतन कैसे हुआ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जानकारी दी किसने, जो कि सिंधु सभ्यता की उभर कर कैसे की सुइया सिंधु सभ्यता ही है। तो सिंधु सभ्यता मीन्स होता क्या है? तो सिंधु सभ्यता जो कि जिस समय सिंधु नदी के किनारे जितने भी जो कि सिंधु सभ्यता का जो साक्ष्य मिला था वह सिंधु नदी के ही किनारे मिला था, इसलिए यह जो कि सिंधु सभ्यता, इसका सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा। इसका सिंध नदी के किनारे मिली सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम पे उसका जो कि बना, सिंधु सभ्यता के नाम पर इसका नाम पड़ा। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले जो कि जानकारी किसने दी थी, जो सिंधु नदी के किनारे जो सिंधु सभ्यता है, तो इसकी जानकारी किसने दी थी? तो इसकी जानकारी जो कि पहली जानकारी इससे किसने दी? चार्ल्स मेसन करके एक ब्रिटिश ब्रिटिश सैनिक था, उसने जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन द्वारा दिया गया था। क्या तथा सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण था। तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण में क्या होता है? सर्वेक्षण में देख रेख होता है, क्या इसको खोदा जा सकता है, क्या इसमें क्या मिल सकता है। तो इसका सर्वेक्षण एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब इसका देख रेख करना। तो उसका जो सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वेक्षण जो कि कनिंघम नामक एक ब्रिटिश सैनिक ने किया था। इसे फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी इसे कहा जाता है। किसे? कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो कि नामकरण, जो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी मिली, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद सिंधु सभ्यता का नामकरण। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण एक और करने आया, एक और इसका नाम था जॉन मार्शल। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था साथियों? सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल नामक एक ब्रिटिश सैनिक था, उसने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की खुदाई, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति ने की थी 1921 ईस्वी में। क्या 1921 ईस्वी में जो कि सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति ने। तो सिंधु सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सभ्यता जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। क्या सिंधु नदी जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे सिंधु सभ्यता था उसका क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों एक सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो कि सामने आया है। तो सिंधु सभ्यता का जो कि लगभग इसका क्षेत्रफल जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल निकल के आया है। ठीक है। उसके बाद जानेंगे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है ट्रायंगुलर आकार है। ट्रायंगुलर आकार कैसे हम बताएंगे आगे। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की जो 1921 ईस्वी में खोज हुई थी, रावी नदी के किनारे थी और दयाराम साहनी द्वारा जो कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। उसके बाद हम जानेंगे सिंधु सभ्यता का क्या विस्तार है। उसके बाद जानेंगे हम क्या साक्ष्य मिला यहाँ पे। उसके बाद जो कि सिंधु सभ्यता का लास्ट में पतन कैसे हो। तो इस प्रकार से हम वीडियो को अंत करेंगे। तो उसके बाद जानते हैं कि जो कि सिंधु सभ्यता का जो कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक, इसी में हम फाइंड करेंगे कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। इसी में हम फाइंड करेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वह ट्रायंगुलर आकार था। तो उसके बाद हम जानते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले जानेंगे सिंधु सभ्यता, यहाँ पे एक आकृति ड्रॉ करेंगे। तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी विस्तार, यहाँ पे हम उसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूरा बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। ठीक है। इतना तो आप लोग सब जानते ही होंगे। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार, तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु कह सकते हैं, उत्तरी बिंदु का था, उत्तरी बिंदु जो कि था मांदा नाम से एक जगह था, जो कि सबसे सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु का था मांदा नाम से एक जगह था। और दक्षिणी का था, दक्षिणी जो कि मेरा दाइमाबाद था। क्या दाइमाबाद दाइमाबाद एक जगह था जो कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा? दाइमाबाद। ठीक है। उसी पर से जो कि सबसे पश्चिमी स्थल जो कि पाकिस्तान में स्थित है, या तीनों स्थल तो इंडिया में ही स्थित है, लेकिन सिर्फ एक जो कि पश्चिम में स्थित है सिंधु सभ्यता का,
एक स्थल जो कि मात्र जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सूतका गेंडोर, जो कि काफी ऑकवर्ड नाम है। क्या था? सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर करके नाम था, जो कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल था। और उसी प्रकार से जो कि पूर्वी स्थल, एक लास्ट पूर्वी स्थल क्या था, तो उसका पूर्वी स्थल क्या था? तो इसका पूर्वी स्थल जो कि था, क्या था इसका पूर्वी स्थल? आलमगीरपुर एक जगह है जो कि यूपी में स्थित है। तो यही जो कि पश्चिमी सभ्यता, जो कि पूर्वी सभ्यता, जो कि सिंधु सभ्यता क्या है, उसके पहले हम बता दें कि यह महाराष्ट्र में स्थित है, MH, या जम्मू कश्मीर में स्थित है, JNK, या पाकिस्तान में स्थित है, पाक, और यहाँ पे या यूपी में स्थित है। क्या इसका नाम क्या था? इसका नाम था आलमगीरपुर करके नाम था। इसका क्या नाम था? इसका नाम था आलमगीरपुर करके नाम था, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन सी नदी के किनारे जो कि इसका स्थल था और कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि मांदा। तो मांदा जो कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी होती है, तो जम्मू कश्मीर में तो मांदा जो कि चेनाब नदी किनारे स्थित था। क्या? चेनाब। तो मांदा जो कि चेनाब नदी किनारे स्थित था। उसी प्रकार से दायमाबाद। तो दायमाबाद हम जानते हैं महाराष्ट्र में गोदावरी नदी। तो दायमाबाद जो कि गोदावरी नदी किनारे, कहाँ? गोदावरी नदी किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के क्या किनारे स्थित है? गोदावरी नदी किनारे दायमाबाद स्थित है। और जो कि आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? हिंडन नदी करके यूपी में नदी बहती है, उसी के किनारे जो कि आलमगीरपुर। कौन सी नदी किनारे? हिंडन नदी। हिंडन साथियों, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर बसा हुआ है। इसी प्रकार से जो कि लास्ट और जो कि इसका सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी पश्चिमी जो कि साक्ष्य जो कि मिला था, वह मिला था कहाँ पे? सिंधु नदी किनारे। क्या? सिंधु नदी के किनारे। इस प्रकार से जो कि सिंधु सभ्यता का हम जाने खोज किसने किया था, सर्वेक्षण किसने किया था और नामकरण किसने किया था, और इसका आकार। तो इसका आकार इस प्रकार से बनता है। क्या? इसका आकार इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से लेके इस प्रकार से इसका आकार बनता है। तो यह ट्रेंगुलर आकार से ही बनता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बनाने में, लेकिन यह सिंधु सभ्यता का जो आकार था वह ट्रेंगुलर आकार से ही बनता है। तो इस प्रकार से जो कि सिंधु सभ्यता का आकार यहाँ पे फाइंड हुआ, उसके बाद विस्तार भी यहाँ पे फाइंड हुआ। उसके बाद हम जानेंगे सिंधु सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिला था। सिंधु सभ्यता में कुम्हार का जाट मिला था, आर्य-37 बंदर का, आर्य-37 जो कब्र का मिला था। इस प्रकार से जितने सारे साक्ष्य मिले थे सिंधु सभ्यता में, उसको हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिले और किस प्रकार से मानव को इसके साक्ष्य को हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम बता दें कि सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल था वह 2500 BC से 1750 BC था। जो कि BC किसे कहते हैं? BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बिफोर BC कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो काल था वह 2500 BC से 1750 BC तक है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे साक्ष्य क्या था। तो सिंधु सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिला था, तो हम लोग साक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो साथियों अभी तक हम लोग यह जान चुके हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किसने किया था, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, सिंधु सभ्यता का कितना आकृति कितना है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है। तो इतना सब हम इस वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिला था। साक्ष्य मीन्स क्या होता है? साक्ष्य मीन्स होता है क्या क्या सामान मिला था, जो कि सिंधु सभ्यता क्या क्या सामान मिला था। ठीक है, साक्ष्य मतलब ही सामान होता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिला था। तो सिंधु सभ्यता में कुम्हार का चाक मिला था। व्हाट डू यू मीन कुम्हार का चाक? तो कुम्हार का चाक मतलब क्या था? कुम्हार जो कि चाक बनाता है, जो कि उसमें हम लोग देखेंगे अभी के समय में आप लोग देखेंगे कि कुम्हार का एक चाक होता है जिसमें बहुत सारी आकृतियां बनाते हुआ। तो कुम्हार का चाक उस समय जो कि सिंधु सभ्यता में मिला था। मतलब कि हम यह लगा सकते हैं कि अनुमान कि उस समय भी कुम्हार जो कि उस समय भी काम करता था। ठीक है, तो कुम्हार जो कि काफी पुराना सभ्यता कुम्हार। ठीक है, तो कुम्हार का चाक उस समय क्या, कुम्हार का चाक मिला कहाँ से? सिंधु सभ्यता के। साथियों यह जो मिला था यह अनुमान के तौर पर ही लिखा गया है। हम जान चुके हैं कि सिंधु सभ्यता जो कि आदिऐतिहासिक काल में, आदिऐतिहासिक काल क्या होता है? आदिऐतिहासिक काल जो कि वैसा काल जिसमें लिपि तो मिल चुकी है लेकिन उसको पढ़ी नहीं जा चुकी है। मतलब जितने भी साक्ष्य मिला सब अनुमान तरीके से रखा गया है। इसका मतलब यही नहीं मिला है, तो अनुमान तरीके से इसको माना गया कि यही मिला होगा। मतलब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है
वह पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का बहुत सारे क्षेत्र जो कि हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ दोनों के देशों अपने मतलब एक दूसरे के ताने होने के कारण, एक लड़ाई होने के कारण या एक साथ मिलकर कभी भी यह लिपि को पढ़ नहीं सके। इसीलिए जो कि सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ा नहीं जा सका, यह सब अनुमान के तौर पर ही लिखा गया। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो कि श्रमिक आवास। श्रमिक आवास जो कि कुम्हार का चाक, तो कुम्हार का जब चाक मिला तो आवास, तो कुम्हार का जो आवास होगा मतलब घर होगा, तो कुम्हार जो कि घर में रहता होगा। इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि कुम्हार का जो चाक मिला था तो उसका श्रमिक आवास भी वहाँ मिला था। अब जाहिर सी बात है, जब उसका आवास मिला तो वहाँ पे घर भी मिला होगा, अन्नागार भी मिला होगा, अन्न भी रखता होगा एकत्रित करके, तो वहाँ पे अन्नागार भी मिला था। इसी प्रकार से मातृदेवी। अब सिंधु सभ्यता में जो कि सिंधु सभ्यता का एक मातृसत्तात्मक, मतलब कि स्त्रियों उसमें मतलब ज़्यादा वैल्यू था उसमें स्त्री का। तो सिंधु सभ्यता का जो मातृदेवी मूर्ति मिली, तो इससे हम यह अनुमान लगाया गया था कि सिंधु सभ्यता का काल था वो मातृसत्तात्मक काल था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में उसके बाद एक ताबूत मिला था। जैसी बात, जब हमें कुम्हार का चाक मिला, उसका घर मिला, उसका अन्न मिला, तो कुम्हार का कभी न कभी मृत्यु होगा, तो इस प्रकार से ताबूत, तो कुम्हार का जब मृत्यु होगा तो उसको ताबूत में ले दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ट्री के माध्यम से हम ताबूत आदि रख सकते हैं। ठीक है, तो कुम्हार का चाक का उसका ताबूत मिला था। उसके बाद I-37 कबरगा मिला था। यह कबरगा का पहला नाम था I-37 कबरगा नहीं था, इसका नाम था पहले सड़क का नाम था I-37 कबरगा, लेकिन लिपि नहीं पढ़ा जा चुके, अभी तक लिपि जो कि नहीं पढ़ी जा चुकी है, उसके कारण से इसका नाम I-37 पड़ गया। तो यह पूछा जाता है एग्जाम में कि I-37 का कबरगा कहाँ से मिला, तो I-37 का जो कबरगा मिला था वह सिंधु सभ्यता में से मिला था। कहाँ से मिला था, सिंधु सभ्यता से इसका साक्ष मिला था। उसी प्रकार से हाथी की खोपड़ी, तो हाथी की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो हाथी की जो खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था साथियों, तो हाथी का खोपड़ी का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिला था। तो इस प्रकार से हम यहाँ जान चुके कि सिंधु सभ्यता का नामकरण, खोज और किस नदी किनारे स्थित है, इसका क्षेत्रफल जान चुके हैं। उसके बाद हम साक्ष्य को भी हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम जानेंगे सिंधु सभ्यता का पतन क्या क्या कारण था, तो ये हम जानते हैं पतन। ठीक है, पतन क्या क्या कारण था, तो सबसे पहला कारण सिंधु सभ्यता का पतन का यह था कि महामारी। तो यह अनुमान लगाया गया था कि सिंधु सभ्यता में महामारी के कारण ही इसका पतन हुआ था, या कोई फिक्स कारण नहीं है साथियों, अभी भी बता दे रहा हूँ आपको कि यह फिक्स कारण नहीं है, यह अनुमान के तौर पर ही लिखा गया है। तो हम यहाँ अनुमान के तौर पर ही समझेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ महामारी के कारण भी हुआ होगा, या इसका सेकंड कारण था आर्यों का आक्रमण। तो आर्यों का आक्रमण क्या, तो आर्यों का जो बाद में जानेंगे हम लोग, आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्यों का जो इसका घर था, कह सकते हैं इसका प्लेस था, सब इसका स्थान कहाँ था, इसका अपना देश था। तो आर्यों का जो मध्य एशिया, तो मध्य एशिया में जो 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान समथिंग, तो उस जगह पे आर्यों का जो स्थान था, मतलब आर्यों का देश था, वहाँ से आर्य लोग आए थे और आक्रमण किए थे और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया मानना है। तो आर्यों का आक्रमण महामारी से हो सकता है या आर्यों का आगमन से हो सकता है, जो कि सिंधु सभ्यता का, और पर्यावरण असंतुलन के कारण यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वह पर्यावरण असंतुलन के कारण भी हो सकता है। ठीक है, यह अनुमान लगाया गया कि पर्यावरण जो कि असंतुलन हुआ, भूकंप आया और धरती पलट गया, समथिंग इस प्रकार से भी अनुमान लगाया गया था कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ पर्यावरण असंतुलन के कारण भी हो सकता है। और चौथा पॉइंट यह था कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन, या नदियों के मार्ग में परिवर्तन जो कि यह फिल्म में भी दिखाया गया, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप एक बार जरूर देखिएगा, उससे भी सिंधु सभ्यता में जितने डॉट है उसको क्लियर हो सकता है अगर आप चाहे तो। ठीक है, तो नदियों के, आप सिंधु सभ्यता में फिल्म देखे होंगे, उसमें जो कि नदियों के परिवर्तन के कारण ही बाढ़ आया था। तो दोनों पॉइंट यह एक ही है लेकिन अलग अलग लिखा गया यहाँ पे। तो नदियों के मार्ग में जब परिवर्तन आया, बहुत सारी नदी एक ही और आगे, एक ही धारे में आगे, जिसके कारण से सिंधु सभ्यता का जो पतन हो गया, तो यह मानना है। तो इस प्रकार से हम लोग यह पढ़ चुके हैं, सिंधु सभ्यता का फुल्ली डिटेल्स पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने, एक बार रफली देखेंगे। सबसे पहले जाने हम कि खोज, फिर नामकरण जाने, ठीक है, फिर क्षेत्रफल जाने, फिर विस्तार जाने, इसका क्या जाने, विस्तार जाने, फिर साक्ष्य जाने, फिर पतन जाने। तो इस प्रकार से इतना सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो जितने भी सिंधु सभ्यता से पॉइंट हो सकते थे हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।